यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर के विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में अजमेर रेंज आईजी एस सेंगथिर के द्वारा आवाज दो अभियान की मुहिम सहायक बनी। पावर सिटी थाने का मामला है। 30/7/2020 की घटना है। पीड़िता जहां रहती थी उसके किराए पर एक मोहित उर्फ मन्नू नाम का लड़का रहता था, जो इस पीड़िता को अपनी छत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिस पर आज पॉक्सो संख्या 2 श्री राजेश चंद्र गुप्ता जी ने अहम फैसला सुनाया। इसमें मुलजिम को 20 साल का कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है। इसमें कुल 27 दस्तावेज व 16 गवाह अभियोजन की ओर से प्रस्तुत हुए, 1 गवाह डिफेंस की ओर से प्रस्तुत हुआ है। और जिसमें कोर्ट ने इसमें फाइंडिंग करी है कि 5 साल की बच्ची की जो साक्ष्य है वो बड़ी विश्वसनीय साक्ष्य है, वो बच्ची झूठ नहीं बोल सकती है। और जो मेडिकल भी आया है, जो डीएनए आया है, जो एफएसएल रिपोर्टें आई हैं, उसमें भी इसका मिलान हुआ है, जिस पर ये आज अहम फैसला सुनाया है। 20 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना से दंडित का मामला है, ब्याह शहर का मामला है। और जिस तरह से अभी हमारे आईजी साहब हैं वो इन पॉक्सो के मामलों में बड़े गंभीर हैं और सभी पॉक्सो के मामलों को केस ऑफिसर में रख रहे हैं, और जिससे हमारा जो केस है जल्दी से विस्तारण हो रहा है। कोरोना महामारी से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे नर्सिंग कर्मियों ने वेतन की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कोरोना काल से लगातार आमजन की सेवा में तत्पर रहने वाले नर्सिंग कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। नर्सिंग कर्मियों ने बताया कि उन्हें पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिला है। इस संबंध में नर्सिंग कर्मियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मुश्किल है, देखिए आप सीएमएचओ साहब को या कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देना है, लेकिन साहब मिले नहीं है हमें। और 7 महीने हो गए हमें वेतन नहीं मिला है और बहुत मुश्किल हो रही है घर चलाना। 6-6 महीनों से हमारे बच्चों की स्कूल की फ़ीस ड्यू पड़ी है। रोज़ डेली लेटर आ रहे हैं स्कूल से, क्या फ़ीस जमा कराइए, नहीं कर पा रहे। वो लोग कह रहे हैं आपके बच्चों का नाम कट कर देंगे, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाह रही है। घर खर्चा इतना मुश्किल से चल रहा है, ब्याज ले के हम काम चला रहे हैं अपने घर का। 6 महीने क्या होता है ये सोचिए। फीमेल्स अगर अकेली काम कर रही है, घर कैसे चलाएगी? 2-2, 3-3 बच्चे हैं, कैसे पालेंगे बच्चों को? ये कोई नहीं सोच रहा है इस चीज़ के लिए। मेगा वैक्सीनेशन वाले दिन हमारे को रात को 9-9 बजे, 6-6, 7-7 बजे क्या दिया जा रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा हमारे को, ना तो पेमेंट मिल रहा, ना एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा है हमारे को। फिर भी हम काम कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे। आप देखिए हमारे को वैक्सीनेशन का काम है, सर्वे कर रहे हैं और RT-PCR कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, किसी काम के लिए मना ही नहीं कर रहे हम आपको। फिर भी हमें वेतन नहीं दिया जा रहा है। टाइमिंग देखिए आप, टाइमिंग के लिए हमारे को एक पाबंद कीजिए कि आपको इतने घंटे की ही ड्यूटी करनी है। आप जब जाते हैं नहीं, आपको करनी पड़ेगी ड्यूटी, आप नहीं जा सकते, आप यहाँ से हिल भी नहीं सकते हो। आप क्यों? ऐसी कौन सी ड्यूटी? आज कहीं सब जगह काम करते, कोई तो रूल और सारी ड्यूटी आपको पकड़ा देते कि आप लेके जाओ यानी पूरी कंप्लीट करके आओ ना। हमारे को पेमेंट है। और देखिए हमें फ़ोन, हमारे पर्सनल फ़ोन से हमें फ़ोन करना पड़ रहा है। उसके लिए हमारे को रात को 12-12, 1-1 बजे तक हमें कॉल आते हैं, गंदे मैसेज भेजे जाते हैं, गंदी वीडियोस भेजी जा रही है, जिसको हम आपको दिखा भी नहीं सकते। निर्दयी लोग हैं, सोचिए आप। हम तो सरकार का काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं लोगों की। उनको रोज 4 घंटे हम बैठ के कॉलिंग करते हैं कि भाई आप आइए अपना वैक्सीन लेके जाइए। लोग जिनको हम जिनको हम कॉल कर रहे हैं वैक्सीन के लिए कि भाई आपकी दूसरी डोज देखी जा रही के लिए, आप दूसरी डोज के लिए आप आ जाइए, अपनी लगवाने के आ जाइए। तो हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, हम आपसे पता नहीं क्या गंदी बातें करते हैं, हम बता भी नहीं सकते, इतनी हालत खराब है लेडीज़ की। फ़ोन कर रहे हैं तो रात को 12-12 बजे फ़ोन कर रहे हैं, आप कॉलिंग चेक करवा सकते हैं हमारी। मैं राजस्थान नर्सरी एसोसिएशन का प्रदेश संयोजक होने के नाते समस्त कोविड हेल्थ सहायकों की तरफ से मैं हमारे अजमेर जिला कलेक्टर को आज हम ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए आए हैं। किसी कारणवश हमारे को कलेक्टर साहब नहीं मिले, अब हम जिला प्रमुख की तरफ कूच करेंगे। और हम सभी कोविड हेल्थ सहायकों की तरफ से मैं ये मांग रखना चाहते हैं कि गत हमारे को 5 से 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा वेतन शुद्ध लेने के लिए कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं की। जब भी हमारी तरफ से कोई भी ज्ञापन दिया जाता है तो हमेशा सिर्फ आश्वासन के अलावा हमारे को कुछ नहीं मिलता। हम लोग जब हमारा काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, हम लोग घर घर वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं, डोर वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं, रात को 10-10, 11-11 बजे तक हम हमारे परिवार को छोड़ करके वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। उसके बाद भी हमारे वेतन को लेकर के शुद्ध लेने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई। हमारा अनुरोध है
कलेक्टर साहब महोदय से, सीएमएचओ साहब महोदय से कि हमारी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें और हमारा वेतन देने की कृपा करें, क्योंकि हमारे को भी बहुत लंबा अरसा हो चुका है, हमारे को भी हमारा परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। क्योंकि अभी तक मेगा वैक्सीनेशन कैंप जैसे के अंदर हम रात को 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक हम वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे को वेतन के नाम पर अभी तक सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। महोदय से हमारा लगभग सरकार के हिसाब से देखा जाए तो पूरे राजस्थान भर के अंदर 25,000 कोविड हेल्थ सहायकों को लेने का था, लेकिन हमारी जो तादाद है आज लगभग 38,000 से 42,000 हो चुकी है। लेकिन कुछ जिलों के अंदर नगण्य के अंदर यानी कि 1% लोगों की भी अभी तक तनख्वाह नहीं आई है। कुछ जिलों के अंदर धरना दिया, उसके बाद में भी कभी एक जने की सैलरी डाल रहे, 2 जने, अभी तक तो ये क्लियर गाइडलाइन भी नहीं है। हम चिकित्सा विभाग का काम कर रहे हैं और हमारे को चिकित्सा विभाग से सैलरी ने देकर के जिला प्रमुख की तरफ से ये बताया कि कुछ शहरी क्षेत्र वालों की जो तनख्वाह है वो नगर निगम से आएगी और जो ग्रामीण वालों की है वो ग्राम पंचायत से आएगी, सरपंच के द्वारा सैलरी आएगी। अभी तो ये भी हमारा क्लियर नहीं है कि हमारे को तनख्वाह कहाँ से आएगी। और जिन जगहों पर अभी जिन गांव ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जहां पर सैलरी आई है वहां पर भी लगभग 1 या 2 जनों की सैलरी है। अब आप खुद बताएं कि 1 या 2 जनों की सैलरी आने से क्या सबका गुजारा हो जाएगा? तो प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है कि हम सभी जितने हजारों की तादाद में जो हम अजमेर में सीएचए लगे हुए हैं, कम से कम उन सभी सीएचए जो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, तो प्रशासन भी हमारा थोड़ा ध्यान रखे। यदि हम घर घर सर्वे, जन सेवा का कार्य कर रहे हैं तो बिल्कुल न्यूनतम वेतन पे हम काम कर रहे हैं। यदि वो वेतन भी हम लोगों को सरकार देने में असमक्ष है तो हम लोग क्या करेंगे? दूसरी सबसे बड़ी बात, सर पर्सनल लोन ले रखा है, ठीक है, घरों की किस्तें तो जाती है, वो हमारा दिल जानता है कि हम किस तरीके से दे रहे हैं। कर्जे में डूबे हुए हैं। कई मेल्स ऐसे भी हैं जिनके एक परिवार के अंदर 4 बच्चे हैं, माता पिता भी है, बुजुर्ग भी, हो सकता है कि वो। राजस्थान खो खो संघ के तत्वावधान में 54वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन केकड़ी में किया गया। राजस्थान खो खो संघ के तत्वाधान में 54वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन केकड़ी में किया गया। इस प्रतियोगिता में अजमेर की टीमों द्वारा भाग लिया गया। अजमेर टीम में दयानंद महाविद्यालय के अधिकतर प्रतियोगियों ने भाग लिया। ये राजस्थान खो खो संघ के तत्वाधान में 54वीं राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता 4 से 6 दिसंबर तक केकड़ी स्पोर्ट्स क्लब के सौजन्य से केकड़ी में आयोजित की गई थी, जिसमें अजमेर की टीम में भाग लिया था। और अजमेर की टीम में ज़्यादातर खिलाड़ी दयानंद महाविद्यालय के थे, गर्ल्स और बॉयज़, जिसमें अजमेर ने पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान और महिला वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तो ये अजमेर के लिए और दयानंद महाविद्यालय के लिए बड़े गर्व की बात। छात्राओं के वाहन और साइकिल के लिए पार्किंग की सुविधा शुरू की गई। इस अवसर पर पार्किंग स्टैंड का उद्घाटन दक्षिण विधायक अनीता बधेल द्वारा किया गया। गुलाबबाड़ी स्थित राजा कोठी उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को अपनी साइकिल और वाहन खड़े करने के लिए पार्किंग स्टैंड बनाया गया। इस पार्किंग स्टैंड का उद्घाटन दक्षिण विधायक अनीता बधेल के द्वारा किया गया। गुलाबबाड़ी का ये जो परिसर है, जिसे राजा कोठी गुलाबबाड़ी उच्च माध्यमिक विद्यालय है, गर्ल्स स्कूल है और पिछला टाइम भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये विद्यालय लड़कियों के लिए जो है निमित किया गया था। डायरेक्टरेट से हमने ऑर्डर कराए थे और उसके बाद में इस विद्यालय को डेवलप किया गया। इसमें कक्ष बनाए गए। इसकी चारों तरफ की जो बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं, 25 लाख रुपए की लागत से वो बाउंड्री वॉल बनाई गई। आज 15 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर जो पार्किंग है, बच्चियों की जो 9th, 10th, 11th, 12th की जो बच्चियाँ हैं जो साइकिल लेके आते हैं, जिसको सरकार माननीय वसुंधरा जी ने साइकिल योजना के माध्यम से साइकिल देना प्रारंभ किया था, वो बच्चियाँ साइकिल से आती हैं तो उनकी एक प्रॉपर पार्किंग हो जाए, स्कूल स्टाफ की भी पार्किंग हो जाए। क्योंकि ये विद्यालय बहुत बड़ा विद्यालय है, हाई सेकेंडरी विद्यालय, इसलिए हर प्रकार की परीक्षाएँ भी यहाँ आयोजित होती हैं। ऐसे में एक व्यवस्थित जो है वाहन पार्किंग यहाँ नहीं था, इसलिए उस वाहन पार्किंग को बनाने के लिए मैंने अपने विधायकों से 15 लाख रुपए दिए। और इसी प्रकार से अजमेर विकास प्राधिकरण को मैंने आग्रह किया था और उस आग्रह के आधार पर 50 लाख रुपए की लागत से यहाँ स्टेडियम का डेवलपमेंट हो रहा है। पीछे जो जंगली बम्बूल उगा हुआ था, उस जंगली बम्बूल और को साफ करके एक तो पेयजल की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो, यहाँ कुआं है, और 50 लाख रुपए की लागत से बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और ट्रैकिंग ग्राउंड यहाँ पर बन रहे हैं, जो निश्चित रूप से इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। खेल के लिए बच्चों को स्थान उपलब्ध हो पाएगा, सुरक्षित होगा स्थान, बच्चियों के लिए भी सुरक्षित होगा। तो विकास की दृष्टि से ये बहुत बड़ा विद्यालय बनकर के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं इस विद्यालय का जो प्रवेश द्वार है
मैं आज के दिन उनको भी याद करना चाहूँगी, हमारे विजय जी बनिष्ठिया जो इस क्षेत्र के बहुत बड़े महामाशाह हैं, उनको मैंने आग्रह किया था और लगभग 5 लाख रुपए की लागत से, निजी पैसों से 5 लाख रुपए लगा करके उन्होंने इस विद्यालय का इतना सुंदर प्रवेश द्वार हमें बना करके दिया है। तो कई बार जब बाहर से लोग गुजरते हैं तो लगता है कि ये विद्यालय कोई निजी विद्यालय दिखता है, इतना सुंदर उन्होंने ये प्रवेश द्वार हमें बना के दिया। तो इसी तरह से भामाशाहों के सहयोग से, विधायक कोष से, मेरे द्वारा, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा जन सहभागिता से इस विद्यालय का विकास किया गया। एक जन सहभागिता फंड हमने इकट्ठा किया, उस फंड में लगभग 1.25 लाख रुपया इकट्ठा हुआ और उस 1.25 लाख रुपए से हमने छोटी मोटी मेंटेनेंस इस विद्यालय की कराई और आज बहुत सुंदर परिसर मैं कह सकती हूँ कि ये तैयार है। कोविड की वजह से ये विद्यालय की संख्या थोड़ी कम हुई थी, लेकिन जैसे ही विद्यालय प्रारंभ हुआ तो आप देख सकते हैं 9th, 10th, 11th, 12th की बच्चियाँ हैं। अब ये विद्यालय उन बच्चों के लिए छोटा पड़ने लगा, इतना अधिक संख्या में नामांकन यहाँ हुआ है। तो गरीब तबके की बच्चियाँ यहाँ आती हैं और जो शिक्षा की भूख उनकी है, वो शिक्षा की भूख यहाँ पर शांत करने का उनका जो है एक साधन हमने उपलब्ध कराया है, जो बहुत ही सुंदर परिसर के रूप में डेवलप हुआ। मैं बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं, 25 लाख रुपए की लागत से वो बाउंड्री वॉल बनाई गई। आज 15 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर जो पार्किंग है बच्चियों की, जो 9th, 10th, 11th, 12th की जो बच्चियां हैं जो साइकिल लेके आती हैं, जिसको सरकार माननीय वसुंधरा जी ने साइकिल योजना के माध्यम से साइकिल देना प्रारंभ किया था, वो बच्चियां साइकिल से आती हैं तो उनकी एक प्रॉपर पार्किंग हो जाए, स्कूल स्टाफ की भी पार्किंग हो जाए। क्योंकि ये विद्यालय बहुत बड़ा विद्यालय है, हाई सेकेंडरी विद्यालय, इसलिए हर प्रकार की परीक्षाएँ भी यहाँ आयोजित होती हैं। ऐसे में एक व्यवस्थित जो है वाहन पार्किंग यहाँ नहीं था, इसलिए उस वाहन पार्किंग को बनाने के लिए मैंने अपने विधायकों से 15 लाख रुपए दिए और इसी प्रकार से अजमेर विकास प्राधिकरण को मैंने आग्रह किया था और उस आग्रह के आधार पर 50 लाख रुपए की लागत से यहाँ स्टेडियम का डेवलपमेंट हो रहा है। पीछे जो जंगली बम्बूल उगा हुआ था, उस जंगली बम्बूल और को साफ करके एक तो पेयजल की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो, यहाँ कुआं है और 50 लाख रुपए की लागत से बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और ट्रैकिंग ग्राउंड यहाँ पर बन रहे हैं, जो निश्चित रूप से इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। खेल के लिए बच्चों को स्थान उपलब्ध हो पाएगा, सुरक्षित होगा स्थान, बच्चियों के लिए भी सुरक्षित होगा। तो विकास की दृष्टि से ये बहुत बड़ा विद्यालय बनकर के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं इस विद्यालय का जो प्रवेश द्वार है, मैं आज के दिन उनको भी याद करना चाहूँगी, हमारे विजय जी बनिष्ठिया जो इस क्षेत्र के बहुत बड़े महामाशाह हैं, उनको मैंने आग्रह किया था और लगभग 5 लाख रुपए की लागत से, निजी पैसों से 5 लाख रुपए लगा करके उन्होंने इस विद्यालय का इतना सुंदर प्रवेश द्वार हमें बना करके दिया है। तो कई बार प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत वार्ड 76 में आयोजित हुए शिविर में देरी पर पार्षद ने विरोध जताते हुए प्रशासन द्वारा देरी से सूचना देने का आरोप लगाया। वार्ड 76 में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत कैंप लगाया गया। इस पर पार्षद ने नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा उन्हें देर रात इसकी सूचना दी गई, जिसके कारण शिविर में कम लोग आए और जल्दबाजी में शिविर का आयोजन रोटरी क्लब में कराया गया। एक तो जो कैंप लग रहे हैं अच्छी बात है, पब्लिक का बेनिफिट की बात है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमियाँ रह गई है कि इसमें पेपरों के अंदर, विज्ञापन के अंदर नहीं आता है, लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि कब कैंप है, कहाँ पे है, कौन सी एरिया के अंदर है। तो ये सबसे बड़ी एक कमी है। इनको मीडिया के माध्यम से इनको पब्लिक को बताना चाहिए। आज पब्लिक को कैसे मालूम पड़ेगा कि पंचशील में है कि हरिभाव में है कि बीके कॉल में है। पब्लिक कंफ्यूजन हो रही है। मेरे पास भी सुबह से कई फ़ोन आए हैं कि आज कैंप कहाँ लग रहा है, क्या है, और मीडिया में आना चाहिए, पेपर में देना चाहिए। दूसरा, कैंप हमने निवेदन किया था कमिश्नर साहब को कि कैंप आप छुट्टी के दिन लगाएं, सैटरडे संडे के दिन। यहाँ पंचशील के अंदर लगभग सर्विस मैन ज़्यादा हैं, सर्विस वाले लोग ज़्यादा हैं, तो उनकी छुट्टी रहती है या सर्विस के दिन अपनी नौकरी छोड़ के या पट्टे बनाने तो आएंगे नहीं। पिछली बार जब कैंप लगा था सिंधु भवन के पास में, लगभग 200-250 आदमी पट्टे बनवाने के लिए आए थे, लेकिन कुछ कमी रह गई थी, एडी की तरफ से पट्टे आ नहीं पाए थे, इसलिए वो काम नहीं हो पाया। हमने निवेदन किया था कि वापस 2 दिन कैंप सैटरडे संडे को लगाए, लेकिन आज बिना सूचना दिए इन्होंने ये कैंप लगाया है, जो कि गलत है, इसलिए ये सक्सेस नहीं जा रहा। अभी तो क्या है, 3-4 लोग खड़े हैं और कोई ऐसी रुझान नहीं है। जो पब्लिक आ रही है उसके लिए पट्टे जारी हो रहे हैं। हमारे पार्षद महोदय भी यहाँ खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं सुबह से। आप ही एडी ही बैंक से पट्टे कलेक्ट करें और पट्टे बन के वापस एडी बैंक को देवें,
तो 90% जो पट्टे बैंकों के अंदर पड़े हुए हैं वो भी उनको भी रिलीफ मिलेगा। आज वार्ड 76 में पंचशील स्थित रोटरी भवन के अंदर प्रशासन शरण के संघ शिविर के अंदर कैंप लगाया गया एडीए के द्वारा। इस चीज़ में आपको ये बताना चाहूँगा कि इस कैंप की सूचना जो कि पहले दी जानी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं दी गई। कल शाम को 5 साढ़े 5 बजे मुझे एक अधिकारी का फ़ोन आया कि आपके यहाँ पे कैंप लगाना है, उसके लिए हमारे को स्थान की भी मुहैया कराएं। तो हमने रोटरी भवन के अधिकारियों से बात करके बड़ी मुश्किल से स्थान प्रोवाइड करवाया और रात को 11 बजे करीब मुझे एक ऑफिशियल लेटर आया जिसमें कि ये बताया गया कि हमारे यहाँ पर कैंप है। ना तो इस कैंप की कोई प्रिंट मीडिया के अंदर खबर है कि आज पंचशील में के अंदर कोई कैंप है, ना ही कोई मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई खबर है इस तरीके की यहाँ पे कोई कैंप लगाया गया है। ये जो भी कुछ पब्लिक यहाँ पर आ रही है वो हमने हमारे जो सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं वार्ड के उन सब में जो हमने मैसेज डाला है उसके हिसाब से पब्लिक यहाँ पर आ रही है। ये निश्चित रूप से निगम एडीए को उस पर ध्यान देना चाहिए कि जब भी कैंप लगाए तो एक आम सूचना पहले से पब्लिश कराए 3-4 दिन पहले, ताकि पब्लिक को मालूम पड़े कि अमुक तारीख को यहाँ पर कैंप है, ताकि वो अपना जीवन के जो कार्यक्रम है, जो उनकी दिनचर्या है, उसको संयत करके और उस दिन पे वो अपने कार्य कराने के लिए पहुँचे। दूसरा अहम विषय जो है इस कैंप के अंदर जो है इसका सक्सेस नहीं हो पाने का बहुत बड़ा कारण ये है कि पंचशील के अंदर लगभग 80% लोग सर्विस क्लास हैं और जिनके की मूल पट्टे जो है बैंक में रखे हुए हैं लोन के अंदर, परंतु सरकार का अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है कि उन मूल पट्टे जो बैंक के अंदर रखे हुए हैं उनके ऊपर फ्यूल पट्टे किस तरह से। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार।